हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। मैं आपका दास सर एक बार फिर आपके सामने लेकर के आया हूं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहे हैं, एक यूट्यूब है जिसमें वाटर और स्प्रिट रखा गया है। बेटा यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर स्प्रिट रखा गया है। कह रहा है वाटर का हाइट 10 सेंटीमीटर है और स्प्रिट का हाइट 12.5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं यहां पर जो है वो मरकरी भर के रखा गया है। देखो मरकरी भर के रखा गया और कह रहे दोनों सेम लेवल पे है। मरकरी क्या है बेटा? सेम लेवल पे है। और अगर यहां पर मरकरी सेम लेवल पे है, इसका मतलब इसने जितना प्रेशर अप्लाई किया होगा इधर की तरफ, उतना ही प्रेशर इसने भी अप्लाई किया होगा। बस आपको प्रेशर इक्वेट कर देना है और आपको निकालना क्या है? निकालना है बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट कैसे निकालेंगे बेटा? डेंसिटी ऑफ स्प्रिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया ना तो हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट मिल जाएगा। क्या करना होगा? प्रेशर इक्वेट करना होगा। तो प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू प्रेशर ऑफ स्प्रिट। प्रेशर ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे बेटा? हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इक्वल टू हाइट ऑफ स्प्रिट डेंसिटी ऑफ स्प्रिट इंटू जी। तो आपको रो एस अपॉन रो डब्ल्यू निकालना है, यानी कि इसको इधर ट्रांसफर किया है तो आपको मिलेगा एच वाटर अपॉन एच स्प्रिट, क्योंकि जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो रो एस अपॉन रो वाटर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? एच वाटर आपके पास है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12.5 सेंटीमीटर। आप जब इसको सॉल्व करोगे प्यारे प्यारे बच्चे तो आपको ये आएगा 0.8, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ मेरी बात? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अ बोट हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर। एक बोट है बेटा जिसका लेंथ है 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर, और इस बोट का जो ब्रेथ है बेटा ये 2 मीटर है। कह रहे एक लेक पे फ्लोट कर रहा है, तालाब में फ्लोट कर रहा है। द बोट सिंक्स बाय 1 सेंटीमीटर व्हेन अ मैन गोज ऑन इट। जब इसके ऊपर कोई आदमी चढ़ता है ना बेटा, तो कह रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर डिप हो जाता है, 1 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है। द मास ऑफ द मैन, आदमी का मास पूछ रहा है। देखो बेटा, जब इसके ऊपर बोट के ऊपर आदमी चढ़ेगा तो आदमी का अगर मास m है तो नीचे की तरफ एक mg वेट काम करेगा। ठीक है सर। और क्योंकि बोट फ्लोट कर रहा है, यानी कि बोट को क्या मिला होगा? अपथ्रस्ट फोर्स मिला होगा, जो कि इस आदमी के वेट को क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। तो हमें mg को अपथ्रस्ट फोर्स से बैलेंस करना पड़ेगा। अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अपथ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कहोगे क्या? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्या कहोगे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो mg बेटा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। तो मास ऑफ मैन इक्वल टू वॉल्यूम। बेटा लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? आप देखो, लेंथ है 3, ब्रेथ है 2, तो 3 2 6 हो गया। और कितना अंदर गया? ये 1 सेंटीमीटर। तो 3 2 6 इंटू 1 सेंटीमीटर अंदर गया है, तो 1 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर में हो गया। ये मिल गया वॉल्यूम। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा सीजी एसआई यूनिट में? 10 टू द पावर 3। तो कितना मिल जाएगा आपके पास? देखो, क्या ये 3 और 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा 60। तो मास का वैल्यू कितना है बेटा? 60 केजी। मास की वैल्यू है 60 केजी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई फ्लोट कर रहा है और उसके ऊपर कोई चढ़ा, तो वो जितना डिप करेगा तो उतना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया। जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वही आपका क्या होगा बेटा? बॉयंट फोर्स होगा। तो ये तो बेटा पास्कल वेसल है। पास्कल वेसल में क्या होता है बेटा? क्या कहा था कि अगर लिक्विड सेम हाइट तक भरा गया है तो बॉटम पे प्रेशर कुछ भी होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा, कि किस कंटेनर में रखा गया है, कैसे कंटेनर में रखा गया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर सेम हाइट तक भरा गया है तो प्रेशर बॉटम पे क्या होगा? सेम होगा। तो वही बात होगा बेटा, प्रेशर तीनों पॉइंट पे क्या होगा? सेम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। 2 water pipes P and Q having diameter 2 into 10 to the power minus 10 meter and इतना respectively are joined in series main supply line. The velocity of the water बेटा principle of continuity लगाएंगे, A1 V1 equal to A2 V2। वाटर पाइप है बेटा, डायमीटर्स दिया हुआ है, तो अगर एरिया लिखना होगा तो लिखेंगे कितना? पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कैंसिल होगा,
पहले वाले का रेडियस कितना दिया बेटा 10⁻² मीटर, 10⁻² का स्क्वायर, और पहले वाले की वेलोसिटी आपके दे रखी है क्या? ओके नहीं, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकंड कितना दिया बेटा 2 × 10⁻², उसका स्क्वायर इंटू v2। अगर मैं v1 को बोलूं पाइप p और v2 को बोलूं पाइप q, तो हमें एक्चुअली में vp निकालना है बेटा, हमें एक्चुअली में vp निकालना है, vp निकाल लो। तो vp इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 4 × 10⁻⁴ डिवाइडेड ओवर 10⁻⁴ इंटू vq। तो vp की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 टाइम ऑफ vq, vp की वैल्यू 4 टाइम ऑफ vq। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, आगे बढ़िएगा। कह रहा बेटा एक पाइप दिखाया गया है, आइडियल लिक्विड है, पाइप में फ्लो कर रहा है, यूनिफॉर्म एरिया है, यानी कि यहां पर एरिया ले लो, यहां पे एरिया ले लो, यहां पे एरिया ले लो, एरिया क्या है सेम है। वेलोसिटीज v है और vb है, मतलब यहां पर जो पॉइंट ए है और यहां पर जो पॉइंट बी है बेटा, यहां पर जो वेलोसिटी है वो v है, यहां पर वेलोसिटी जो है vb है। तो आपसे पूछ रहे हैं va और vb का क्या रिलेशन हो सकता है। देखो बेटा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है ना, तो लिक्विड की वेलोसिटी भी क्या होती है सेम होती है। वेलोसिटी ए बराबर होगा वेलोसिटी बी के। क्या मेरी बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। An ideal fluid flows through a pipe, circular cross section made of two sections with diameter 2.5 cm, 3.75 cm. The ratio of velocities in the two pipes. वापस से बेटा आपको a1 v1 इक्वल टू a2 v2 यूज कर लेना है। दो पाइप है, an ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made of two sections. बेटा देखो अलग अलग सेक्शंस है, एक का 2.5 है, एक का 3.5 है। तो ये रहा पाइप आपका ऐसे है बेटा, ये 2.5 और ये 3.75 ऐसा कर दीजिए। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछ रहा है, वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा है। तो v1/v2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको a2/a1। तो ये दिया क्या है बेटा आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, डायमीटर्स दिया हुआ है बेटा, ठीक। तो अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हमें यहां पे क्या लिखना है पाई r2 का स्क्वायर अपॉन पाई r1 का स्क्वायर। तो v1/v2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, पाई से पाई कैंसिल होगा, r2 को क्या लिखोगे, r2 को लिखोगे d2/2 और r1 को क्या लिखोगे बेटा 2.5/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, आप सीधा सीधा 3.75 डिवाइडेड ओवर 2.5 डायरेक्ट लिख सकते हो, बट यहां पर इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो v1/v2 को आप क्या करोगे बेटे, यहां पर आप एक काम करो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा 37.5 डिवाइडेड ओवर 2.5 इंटू 10। पॉइंट से पॉइंट चला गया बेटा, होल स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया आपके पास 375 डिवाइडेड ओवर 250 का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम लोग 5 से कट करते हैं, 5 5 25 जीरो हो गया, 5 7 35 एंड 5 5 25, वापस से 10, 5 1 5, 5 5 25, 15/10, वापस से 5 2 10, 5 3 15, 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4। 9/4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, आसान सा क्वेश्चन है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यानी कि जहां पर एरिया ज्यादा रहेगा, देखो ab बराबर कांस्टेंट, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा है मतलब एरिया कम है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एरिया क्या है ज्यादा है, तो यहां पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या रहेगी कम रहेगी, और जहां पर लिक्विड की वेलोसिटी कम रहेगी वहां पर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो यहां पर प्रेशर क्या है ज्यादा है और यहां पर प्रेशर क्या है कम। तो देखो प्रेशर ज्यादा, यहां पर प्रेशर कम, तो यहां प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, यानी कि डिस्टेंस के साथ प्रेशर घट रहा है, डिस्टेंस के साथ प्रेशर घट रहा है। तो देखो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, गलत हो गया। यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, गलत हो गया। यहां प्रेशर पहले कांस्टेंट है, फिर अचानक से कम हुआ, फिर अचानक से प्रेशर बढ़ गया। लेकिन यहां पर देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, देखो ना क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो अगर यहां पर प्रेशर कम है तो प्रेशर एक बार कम होने के बाद बढ़ नहीं पा रहा है, देखो कहां बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट।
A tank of height 5 meter is full of water. There is a hole of cross-sectional area 1 centimeter in its bottom. The initial volume of the water that will come out from the hole per second. देखो बेटा यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक टैंक है, यहां पर एक ऑरिफिस है जिससे कुछ लिक्विड बाहर आ रहा है। अगर कोई टैंक होता है जिसमें कुछ पानी भरा होता है बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला होता है √2gh। तो वेलोसिटी कितना निकल के आ गया, √2 × 10, और हाइट कितना है बेटा 5 मीटर का। तो वेलोसिटी कितना आया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड का। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलिए अब आपसे पूछ रहा है बेटा कि पर सेकेंड कितना वॉल्यूम पाइप से बाहर निकला। इस पाइप से, यहां से, इस ऑरिफिस से 1 सेकेंड में कितना पानी बाहर निकला, कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकला। तो देखो वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करो, एरिया इंटू वेलोसिटी कर दो, क्योंकि टाइम यहां पर है। अगर मैं इस टाइम को यहां पर भेजू बेटा, तो वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम लिखोगे। सब कैसे ये पता कि यही लिखे हैं बेटा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड रखोगे, सेकेंड से सेकेंड कटेगा, क्या मिलेगा, मीटर क्यूब मिलेगा। यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला ए वी इंटू टी लिख सकते हैं, बट हमसे क्या पूछ रहा है, v अपॉन टी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, v अपॉन टी इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻², ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, और वेलोसिटी कितना दिया बेटा 10, तो 10⁻³ ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। होप आपको समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर। बेटा देखो ये सीधा बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। बर्नौलीज का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। तो देखो यहां पर h हाइट आया है, तो h हाइट कब उठता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अरे दो जगहों का प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो लिक्विड कुछ हाइट तक रेज कर जाएगा। तो दोनों पॉइंट पे बेटा बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। क्योंकि सेम हाइट पर है, आप देखो हॉरिजॉन्टल हाइट सेम है, तो आप लिखोगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 कर दो बेटा, कितना मिलेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। हाफ रो कॉमन करते बेटा क्या मिलेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी कितना एक हाइट तक रेज करता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, h रो जी। बेटा प्रेशर डिफरेंस h रो जी, और ये h कौन सा h है बेटा, ये वाला h। तो अगर रो से रो कैंसिल होता है बेटा, तो आपको मिलेगा 2gh इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, जो कि आपका होगा आपका बेटा कौन सा सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा द if the terminal speed of a sphere of the gold is this, is 0.2 meter per second in a viscous liquid, डेंसिटी इतना दिया हुआ है, फाइंड द टर्मिनल स्पीड। बेटा टर्मिनल स्पीड की बात करें अगर, तो टर्मिनल स्पीड vt का फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन नीटा, यही होता है, ठीक है। तो टर्मिनल स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रो से, ठीक। तो एक काम करते हैं बेटा, इस एक्सप्रेशन से हम लोग नीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ आ रही बात, नीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टर्मिनल स्पीड दे रखा है कितना 0.2 इक्वल टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है इसका बेटा, विस्कस लिक्विड का रेडियस नहीं दिया हुआ है, सेम साइज, यानी कि आर स्क्वायर ही लेना पड़ेगा आपको। रो कितना दिया बेटा 19.5 माइनस सिग्मा कितना दे रखा है बेटा 1.5, ठीक है, अपॉन नीटा। तो नीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, नीटा की वैल्यू आ जाएगी 2r स्क्वायर इंटू 18 अपॉन 0.2 इंटू 9 यानी कि 1.8। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे अपन।
आगे क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ द सिल्वर। सिल्वर के लिए पूछ रहा है, तो टर्मिनल स्पीड vt इक्वल टू कितना होगा बेटा सिल्वर के लिए, वापस से 2/9 बेटा, ये आर स्क्वायर क्योंकि सेम साइज कह रहा है, देखो सेम साइज कह रहा है, इनटू, अब हमें 19.5 डेंसिटी में से, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी 1.5 है, सिल्वर की डेंसिटी 10.5 है, तो सिल्वर की डेंसिटी 10.5 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा बेटा नीटा से। तो अगर मैं नीटा की बात पूछूं आपसे, तो नीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा हुआ है, 2r स्क्वायर इंटू 9/9 इंटू नीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 2r स्क्वायर इंटू 18/1.8। ये 1.8 उचक के ऊपर जाएगा बेटा, 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कट जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा V टर्मिनल इक्वल टू आपको कितना मिला बेटा, 1.8 अपॉन 9 2 जा 18, ये मिला आपको बेटा। ओके, अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो ये हो गया 18/18 गुणे 10, तो 1/10 मतलब आ गया बेटा कितना, 0.1। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। मैंने क्या किया बेटा, टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला लगाया है। देखो टर्मिनल स्पीड क्या होता है, अगर किसी तुमने एक वाटर का कॉलम लिया है बेटा, इसके अंदर कोई पानी भरा हुआ है, अगर किसी बॉल को हम इसके अंदर ड्रॉप करते हैं, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है, और एक सर्टेन पोजीशन के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाती है, वो कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल स्पीड कहते हैं। तो पहले मैंने टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला रखा किसके लिए, गोल्ड के लिए, और वहां से लिक्विड की विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने सेम प्रोसेस अप्लाई किया किसके लिए बेटा, सिल्वर के लिए, और सिल्वर के लिए मैंने नीटा ऑलरेडी फाइंड कर लिया था लिक्विड का, तो यही सब्स्टिट्यूट करके सीधा सीधा हमने टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर लिया। वापस से आप क्वेश्चन को रिवाइंड करके देख सकते हो इफ यू विश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेन ड्रॉप्स फॉलिंग थ्रू एयर हैविंग रेडियस ऑफ रेशियो 1:2। कह रहा बेटा 2 रेन ड्रॉप्स है, ये पहला है और ये दूसरा है, ये R1 है, ये R2 है, R1 R है, R2 2R है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो आपसे कह रहा है बेटा दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो, तो V1 रेशियो V2 पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी अभी कुछ देर पहले हमने टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला देखा, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। देख लो बेटा पीछे देख लो, VT 2/9 डेंसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबके लिए सेम रहेगा, तो टर्मिनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहां पर मिलेगा VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो वी कैन राइट V1/V2 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर। तो हमें V1/V2 चाहिए, तो हमें R1 यानी कि R/2R का R/2R का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। R से R कटेगा बेटा, तो आपको मिलेगा V1/V2 इक्वल टू 1/4। क्या मिल रहा है, 1/4। अब क्योंकि यहां पर ऑप्शन ए दिया हुआ है और टर्मिनल स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, तो 1:4 ही इसका आंसर आएगा बेटा। ये करेक्शन में जाएगा, ठीक है, इसको मैं करेक्शन करवा दूंगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। The velocity of water in the river is 180 km/h near the surface. If the river is 5 meter depth, then the shearing stress between the surface layer of the bottom layer is, देखो बेटा कह रहा है कि एक लेक है, ये लेक है, ऊपर वाला पानी फ्लो कर रहा है 180 km/h से, और कह रहा है ये 5 मीटर डेप्थ है, 5 मीटर की डीप है, तो नीचे वाले की स्पीड कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक, देन द शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है बेटा आपसे, तो कैसे निकालेंगे, आइए चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता है बेटा कि फोर्स की वैल्यू, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -ηA dV/dx।
तो फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस नीटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 10⁻³ एरिया कितना दे रखा है बेटा, बॉटम लेयर इस एरिया आपको नहीं दे रखा है, एरिया आपको नहीं दे रखा है, बट डिफरेंस इन वेलोसिटी कितना दिया बेटा, 180 किलोमीटर से 0, तो 180 इंटू 5/18 तो कितना हो गया बेटा, ये 10, ये 50 हो गया, कितना हो गया 50। तो यहां पर हमें चेंज इन स्पीड कितना मिला बेटा, 50 मिला, और ये कितना हो गया, dx हो गया। अगर मैंने एरिया से यहां पे डिवाइड किया तो फोर्स अपॉन एरिया मिल गया आपको, और dx कितना दिया बेटा, 5 मीटर, तो आपको मिलेगा 50 इंटू 10⁻³ अपॉन 5, तो बेटा ये आपको मिला 10⁻² का शेयर स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, अ स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है 0.1 मीटर साइड मूव्स पैरेलल टू द सेकंड प्लेट। यहां पर भी बेटा F इक्वल टू माइनस नीटा ए dv अपॉन dx का फॉर्मूला लगा करके आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, x की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो dx इक्वल टू कितना होगा, माइनस नीटा एरिया dv अपॉन f। dx की वैल्यू निकालना है बेटा, नीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.001 पॉइंट, बेटा 0.001 पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट इसका सीजीएस यूनिट है, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 0.0001, कितना आ गया बेटा आपके पास, 0.0001। एरिया कितना दिया है बेटा, एरिया कितना दिया है, स्क्वायर प्लेट का साइड दिया है 0.1 यानी कि 0.01 हो गया एरिया। वेलोसिटी दिया बेटा 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स की वैल्यू दिया हुआ बेटा कितना, 0.002। बेटा इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करो, देखो 3 2 5 1 6 यानी कि 10⁻⁻6 डिवाइडेड ओवर 2 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मतलब 0.0005, 0.0005, ये ऑप्शन नंबर आपके पास आएगा डी, करेक्ट आंसर। 8 drops of water each of radius 2 mm are falling through air at terminal speed 8 centimeter per second. If the colli is to form a single drop, then the terminal velocity of the combined drop will be, कह रहा है बेटा 8 ड्रॉप है और एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारे मिलकर के एक ड्रॉप बना रहे हैं जिसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 चला गया, बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस कितना आ गया बेटा आपके पास, 2 इंटू छोटा वाला रेडियस। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्योंकि टर्मिनल स्पीड की बात कर रहा है तो टर्मिनल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अगर मैं पहले वाले ड्रॉप की टर्मिनल स्पीड की बात करूं, कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये दिया हुआ बेटा 8। दूसरे वाला आपसे पूछ रहा है, पहले वाले का रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल लेटर आर स्क्वायर, और दूसरे वाले का कितना है, 2r का होल स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 मिल जाएगा आपको, तो vt इक्वल टू 8 इंटू 4 मतलब 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा बेटा vt की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, अ होल इज देयर इन अ बॉटम ऑफ द टैंक हैविंग वाटर इफ द टोटल प्रेशर एट द बॉटम इज 3 atm। बेटा ये कंटेनर है, यहां पर एक होल है, यहां पर लिक्विड भरा हुआ है, कह रहा है इस बॉटम पोजीशन पे जो टोटल प्रेशर है P है 3 atm है, कितना है, 3 atm है। 1 atm की वैल्यू दे रखा है। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, बेटा यहां से पानी कितना फ्लो करेगा ये पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है बेटा, √2gh। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √2gh। बट दिक्कत है, कह रहा है इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर है वो 3 atm है, और हमें दिख रहा है कि यहां पर एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर इन्वॉल्व है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर P है और टोटल प्रेशर 3 atm है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 atm। तो बेटा 3 atm टोटल है, तो लिक्विड जो फ्लो करता है वो किस प्रेशर की वजह से फ्लो करता है बेटा, लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है उसके वजह से। तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा, 2 atm। प्रेशर कितना आया, 2 atm
इनटू 1 एटीएम को कन्वर्ट करेंगे बेटा 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, प्रेशर इक्वल टू रो ऑफ वाटर, वाटर है ना, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 10⁻³ जी, और एच हमें नहीं पता था, यहां पे हमें एच की वैल्यू रखनी थी, तो एच इक्वल टू क्या रख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड ओवर 10 टू द पावर 4, मतलब आ गया 20। एच की वैल्यू को यहां पे रखेंगे बेटा, तो v इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20, जो कि आएगा √400, 400 मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। अभी आपके पास आया था स्प्रिट वर्सेस वाटर, तो रिलेटिव या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा, यूनिटलेस हो जाती है, क्योंकि दोनों का सेम यूनिट है, कट जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, बेटा बिल्कुल ऑप्शन ए। देखो मैंने लिख भी दिया एग्जांपल कि असर्शन भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। टर्बुलेंस इज ऑलवेज डिसिपेटिव। देखो बेटा डिसिपेटिव का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि टर्बुलेंस है टर्बुलेंस है, तो टर्बुलेंस की वजह से मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं डिसिपेटिव। ठीक है, तो टर्बुलेंस क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, डिसिपेटिव प्रोड्यूस करता है। यानी कि कहीं पे भी अगर टर्बुलेंस होगा, लिक्विड इधर उधर भागेंगे, तो वहां पर एनर्जी का लॉस होगा। रीजन क्या कह रहे हैं, हाई रेनॉल्ड नंबर प्रोड्यूसेस टर्बुलेंस। अगर रेनॉल्ड नंबर बेटा आपके पास 1000 से कम हुआ, तो लिक्विड का फ्लो कैसा बनेगा बेटा, लेमिनार बनेगा। रेनॉल्ड नंबर अगर ग्रेटर देन 2000 हो गया, लिक्विड का फ्लो कैसा बनेगा बेटा, टर्बुलेंट बनेगा। और रेनॉल्ड नंबर 1000 और 2000 के बीच में अगर आ जाता है तो अनस्टेबल लिक्विड होगा। तो ये बात तो सही है कि रेनॉल्ड नंबर अगर ज्यादा होगा तो टर्बुलेंस आएगा, ये एकदम सही बात है। लेकिन क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर है नहीं। ये रीजन ये बता रहा है कि टर्बुलेंस क्यों पैदा होता है, जबकि असर्शन बोल रहा है कि टर्बुलेंस की वजह से डिसिपेटिव आ रहा है। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। The approximated depth of an ocean is 2700 meter and the compressibility of the water is 45.4 into 10 to the power minus 11। ठीक है, density of water is this, what fractional compression of the water। देखो बेटा अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो कंप्रेसिबिलिटी K इक्वल टू होता है बेटा इनवर्स ऑफ क्या, बल्क मॉड्यूलस। तो K इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो ओवरऑल आपसे पूछ रहा है कंप्रेशन ऑफ द वाटर विल बी ऑब्टेन, यानी कि आपसे पूछ रहा है डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू बता दो। तो इसको निकालने के लिए ये पूरा फंक्शन ऊपर जाएगा, P से मल्टीप्लाई कर दो, तो K इंटू P इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V। K की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा, 45.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा, प्रेशर नहीं दिया हुआ है बट एच रो जी लगा सकते हैं ना। एच कितना दिया बेटा 2700, रो कितना दिया है 10 टू पावर 3, रो जी एच, एच कितना दिया बेटा 10, मतलब एच रो और जी लग गया, और ये कितना मिलेगा बेटा डेल्टा वी अपॉन वी। अब ये पूरा लंबा चौड़ा सा एक एक्सप्रेशन बनाया बेटा, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो आर्टरीज है जो कि सेम लेंथ का है, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का रेशियो R1 रेशियो R2 कितना दिया बेटा 1:3 दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस कह रहा है सेम है, और फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो। बेटा Q की वैल्यू होती है π/8 P R पे पावर 4 नीटा इंटू L। बेटा ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या दिख रहा है बेटा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ रेडियस। और दोनों आर्टरीज के लिए क्या क्या सेम दिया है बेटा, प्रेशर सेम है,
नीटा सेम है क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है और लेंथ सेम, सब कुछ सेम दिया हुआ है। देखो लेंथ का रेशियो भी सेम है। तो हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 पे पावर 4, R1 अपॉन R2 बेटा 1 अपॉन 3 पे पावर 4, मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 1 अपॉन 81। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से। कह रहा है बेटा आपसे वाटर फ्रॉम द टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड। वाटर की इनिशियल स्पीड कितना दिया बेटा 1.0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप A1 कितना दिया बेटा 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर दिया है। प्रेशर कांस्टेंट मानना है, स्ट्रीम लाइन मानना है। दूसरे वाले का बेटा अच्छा कह रहा है जो टैप है, वाटर का जो टैप है बेटा वो ग्राउंड से कितने ऊपर है 2.5 मीटर बिलो द टैप, सॉरी 0.2 मीटर बिलो द टैप, 0.2 मीटर बिलो द टैप। अगर कोई लिक्विड यहां से यहां तक फॉल करती है बेटा 0.2 मीटर, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल टू u कितना है बेटा, इनिशियल स्पीड 1 है तो 1 प्लस 2 इंटू g की वैल्यू 10 लेंगे, ये लेंगे 0.2, तो कितना हो जाएगा बेटा v स्क्वायर इक्वल टू 5। तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा √5, v की वैल्यू कितनी आ गई √5 आ गई। अब हमें पता है बेटा द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, हम लगाएंगे A1 V1 इक्वल टू A2 V2। पहले वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 10 टू द पावर माइनस 4 और पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है 1। दूसरे वाले का एरिया निकालना है बट दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा √5। तो A2 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी ऑप्शन नंबर सी 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। ये आएगा बेटा इसका करेक्ट वैल्यू। ठीक है, आप चाहिए तो इसको चेक कर सकते हैं। A2 की वैल्यू ठीक है, एक काम करते हैं बेटा √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। A2 इक्वल टू कितना होगा √5 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। √5 मतलब 2 0.4, हाँ बेटा यही आएगा। ठीक, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, यही आएगा। क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहा है कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट, बेटा K और 2K दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K कितनी होगी। तो 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लगा दो, आंसर आ जाएगा 2K1 है बेटा K 2K तो इंटू 2K स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 3K। K से K कटेगा बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 4K/3। आंसर होगा बी, चेक कर लीजिएगा। A pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes when the room temperature is at 20 degrees Celsius। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। न्यूटन साहब ने कहा था कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आराम से करूंगा, आप लोग देख लीजिए। Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले केस में टेम्परेचर का चेंज कितना हो रहा है बेटा 8 डिग्री सेल्सियस का, और कितने देर में ये हो रहा है बेटा 2 मिनट में। कितने देर में हो रहा है 2 मिनट में। इक्वल टू यहां पर अगर मैं एक कांस्टेंट लगाऊं K, तो अब मुझे पता करना है बेटा कि एक्चुअली में जो आपका गर्म बॉडी है वो सराउंडिंग के साथ कितना टेम्परेचर चेंज किया है। ये जो गर्म बॉडी है बेटा वो सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, उसके साथ कितना टेम्परेचर चेंज किया है। तो कैसे निकालते हैं चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो पहले तो इसका एवरेज टेम्परेचर लेना पड़ेगा बेटा। 94 और 86 को ऐड करो, 94 86 को ऐड करके 2 से डिवाइड करो और फिर -20 कर दो, क्योंकि ये सराउंडिंग से सब्ट्रैक्ट करना है। कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा बेटा आपको 180/2, यानी कि 90 - 2 मतलब आगे कितना बेटा 70। तो ये मिला आपको बेटा कितना 70। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। नेक्स्ट सिचुएशन देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है ठंडा होने के लिए 71 से 69 होने के लिए। तो MC टेम्परेचर चेंज कितना बेटा 2 का है,
पूछ रहा कितना समय लगेगा, टी कितना समय लगेगा, तो वापस से के, और यहां पर बेटा सराउंडिंग के कंपैरिजन में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो 71 प्लस 69 कितना हो जाएगा आपके पास 140/2, यानी कि 70, और 70 में से 20 गया कितना है 50, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 का बेटा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा देखो mc 8/2 इंटू T/2 इक्वल टू 70/50। अब आपको टी निकालना है बेटा, अब ये 4 2 8 हो गया, ये हो गया 100, तो टी इक्वल टू हो गया बेटा 70/100 जो कि हो गया 0.7 मिनट। हमें सेकंड में चाहिए तो 0.7 में हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 6 आ जाएगा बेटा आपके पास 42, लगभग 42 सेकेंड, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर डी 40 सेकेंड के बराबर। 0.1 क्यूब ऑफ वाटर at 80 degree Celsius mixed with 0.3 meter cube of water at 60 degree Celsius, the final temperature बेटा heat lost equal to heat gain। तो गर्म बॉडी हीट लॉस करेगा, तो बेटा वॉल्यूम दिया है, क्या लिखते हैं हीट लॉस को mc डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है बेटा, मान लेते हैं कि गर्म बॉडी ठंडा होकर के टी पे पहुंच गया 80 माइनस टी, mc डेल्टा टी हीट लॉस, तो हीट गेन कौन करेगा 60 वाला करेगा, तो मास कितना होगा बेटा m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा c, और इस बार इसका टेम्परेचर चेंज कितना आएगा बेटा तो T माइनस 60, ये तो कह रहे हैं इतना वॉल्यूम वाटर का है, मास तो हमें पता नहीं है ना, तो मास को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख लेते हैं। वॉल्यूम कितना बेटा 0.1, ओके सॉरी, यहां पर जो मास है बेटा वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ, इसका मास अलग है, दोनों का मास अलग अलग है, m1 m2 अलग अलग है, तो 0.1 वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी बेटा क्योंकि दोनों क्या है वाटर है, तो दोनों का रोड वाटर रहने तो स्पेसिफिक कैपेसिटी भी सेम रहने, तो 80 माइनस टी इक्वल टू मास इसका कितना बेटा वॉल्यूम 0.3 इंटू रो वाटर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर टी माइनस 60। अब देखो बेटा ये दोनों तरफ कैंसिल होगा क्योंकि दोनों तरफ पानी की ही बात कर रहे हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट भी काट ही दो, आपको मिलेगा 80 माइनस टी इक्वल टू 3t माइनस 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा बेटा 260 इक्वल टू 40, तो t इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चे 260 बटे 4, तो ये आएगा बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर ए 65। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए ऑप्शन नंबर ठीक। If the temperature difference on the two sides of the wall increases 100 degree Celsius to 200 degree Celsius, thermal conductivity, बेटा अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या रहेगा रिमेन्स सेम। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ द मटेरियल की क्वालिटी, द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ 20 ग्राम लॉन्ग रॉड, बेटा ये सॉरी ये 20 ग्राम नहीं होगा, ये 20 सेंटीमीटर का होगा कुछ। थर्मल स्टेडी स्टेट 100 डिग्री सेल्सियस, देखो बेटा 20 सेंटीमीटर का रॉड है, यहां पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द सेंटर पे टेम्परेचर पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, 20 सेंटीमीटर में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है 80 का, अरे 100 से 20 हो गया ना, तो 20 सेंटीमीटर में 80 डिग्री सेल्सियस का क्या आ रहा है चेंज आ रहा है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने का चेंज आएगा सर 80/20 का चेंज आएगा, मतलब सर 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। यानी कि अगर इस रॉड पे 1 सेंटीमीटर बढ़ोगे ना तो 4 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा, तो हमको बढ़ना कितना है सेंटर पे 10, तो 10 सेंटीमीटर में कितना चेंज आएगा सर 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा, कितने 40 डिग्री सेल्सियस का, तो 100 पे था और 10 चला तो 40 का चेंज आएगा, तो यहां पर कितना मिलेगा 60 डिग्री सेल्सियस, कितना मिलेगा बेटा 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक चलिए
अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा 300 डिग्री सेल्सियस में जंक्शन का टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है। अगर हीट दोनों का इक्वल कर दें तो क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से जाने वाला हीट क्या लिख सकते हैं बेटा, हीट एनर्जी फ्लो K1A1 डेल्टा T अपॉन L1 इक्वल टू K2A2 डेल्टा T अपॉन L2। ठीक है, इसका K कितना दिया बेटा, K, एरिया सेम, लेंथ सेम, टेम्परेचर चेंज 300 से मान लो T, 300 से T, 300 से T, K2 कितना दिया बेटा 2K, तो 2 इंटू K, एरिया सेम, लेंथ सेम, इसका टेम्परेचर चेंज कितना होगा बेटा T माइनस 0 मतलब T। तो T निकालने के लिए कह रहा है L से L काट दो, K से काट दो, यहां मिलेगा बेटा 300 माइनस T इक्वल टू 2T, तो T इक्वल टू कितना आ गया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट। ठीक, आगे बढ़िए। अ बॉडी ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.75 मीटर स्क्वायर हैज heat flow through it at the rate of 600 joule per second, then find the temperature difference की वैल्यू पूछ रहे बेटा। देखो वापस से हम लोग वही क्वेश्चन यूज कर लेंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो ना, हाँ, तो Q बाई टी की वैल्यू दे रखा है बेटा कितना 6000, ये कितना होता है KA डेल्टा T अपॉन L, तो K की भी वैल्यू दे रखा है, एक काम करो सब कुछ रख दो 200, एरिया कितना दिया हुआ है 0.75, चेंज इन टेम्परेचर आपसे वही पूछ रहा है क्या, हाँ डेल्टा टी पूछ रहा है, और लेंथ कितना है 1, डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6000 बटे 200 0.75, डेल्टा टी इक्वल टू 6000 बटे बेटा ये हो जाएगा 150, एक जीरो से कटा 15 चौका 60, 40 डिग्री सेल्सियस का चेंज टेम्परेचर आएगा बेटा। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है बेटा कि यहां से कुछ हीट गया, जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, यहां पे टेम्परेचर बताओ। अगर हम यहां पर किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट लगाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा, जो भी करंट यहां से जाएगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यानी कि करंट दिस I इक्वल टू I1 प्लस I2। बोलो है ना बेटा, इसके लिए हीट करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I1 की वैल्यू H के फॉर्म में बेटा, हीट करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है H इक्वल टू KA डेल्टा T माइनस 50 अपॉन L1, सेम लेंथ है बेटा, सेम डायमेंशन है, मतलब लेंथ सेम है, इसका K कितना है बेटा, अच्छा सॉरी इसका 2K है, ऊपर वाले का 2K है, इसका K है, तो KA T माइनस 0 अपॉन L, और ये किसके बराबर होगा बेटा 3KA अपॉन L, टेम्परेचर बेटा 100 में से T, आइडेंटिकल चीजें काट दे दिया बेटा, आपको मिलेगा 300 में से 3T माइनस होगा, यह मिलेगा 2T माइनस 100 प्लस T, ये हो गया बेटा आपके पास 400, और ये आपको मिलेगा कितना बेटा 3 और 3 6T, T इक्वल टू 400 बटे 6 कर देंगे बेटा तो 200 बटे 3 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा, वापस से आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन, जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा, तो बेटा जंक्शन पे टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, KA 100 से T होगा अपॉन लेंथ है 18, बेटा ये कॉपर का कुछ तो यहां पर दिया होना चाहिए, हाँ दिया हुआ है, देखो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम ऑफ स्टील, इसको K स्टील लिख करके 9 लिख लो क्योंकि ये कॉपर का है, और एरिया सेम है क्योंकि एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, तो यहां पर K स्टील एरिया और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है बेटा T से 0, तो यानी कि T डिवाइडेड ओवर लेंथ कितना दिया बेटा 6 या 18 3 3 9, KS से KS कैंसिल हो गया, तो यहां पर मिला 300 बराबर 4T, तो T बराबर 300 बटे 4, अब 150 और ये हो गया 75, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, आगे द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल
K1 और K2 का रेशियो दिया बेटा, K1 रेशियो K2 दिया कितना 5:3. If the thermal resistance of the rods are the same thickness of these material is same, थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, RT1 बराबर RT2, then the ratio of the length of these two rods. ठीक है बेटा, क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka, थर्मल रेजिस्टेंस RT कितना होता है बेटा L/Ka, तो दोनों को बराबर कर लो, L1/K1 सेम थिकनेस यानी कि एरिया दोनों का सेम है, L2/K2 है, ए से ए कट गया बेटा, K1/K2 की वैल्यू दे रखा है, K1/K2 की वैल्यू दे रखा है और L1/L2 पूछा है, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लेके आते हैं L1/L2, तो K1/K2 5:3 दिया हुआ है और L1/L2 कितना आएगा बेटा 5:3, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़िए। A body length 1 meter having cross sectional area 0.75 meter square has heat flow दिया हुआ है इतना, then the find the temperature difference, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा बेटा, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट किया था हमने, ठीक, मैं स्किप कर रहा हूं। A black body has a wavelength lambda at temperature 2000 Kelvin, its corresponding wavelength at the temperature, बेटा देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने पढ़ा था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो क्या लिख सकते हैं λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2, तो कह रहा है बेटा एक का वेवलेंथ ऑफ लैम्डा एट टेम्परेचर 2000, तो वेवलेंथ है लैम्डा, टेम्परेचर है 2000, λ2 फाइंड करना है जब टेम्परेचर कितना हो जाए 3000, तो लैम्डा इक्वल टू कितना है 2λ/3, वेवलेंथ कितना आ गया बेटा 2λ/3, तो 2λ/3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगेगा यहाँ पे। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय अ मेटल एट अ टेम्परेचर T इज E, व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 3T द एनर्जी रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, ये आपको क्लास में बताया गया है। तो कह रहा है क्या बेटा कि जब टेम्परेचर T था तो एनर्जी E था, अब कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा करके 3T कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखेंगे बेटा E1 इक्वल टू KT पे पावर 4, और E2 आपसे पूछ रहा है जो कि कितना होगा बेटा K 3T पे पावर 4, डिवाइड कर लो, E2/E इक्वल टू कैसे K कर जाएगा बेटा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, T पे पावर 4 अपॉन T पे पावर 4, T पे पावर 4 से T पे पावर 4 कर गया, E2 इक्वल टू क्या मिला बेटा 81E, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे, a hot liquid is filled in a container and keep in a room of temperature 25 degrees Celsius, the liquid emits heat at the rate of 200 joule per second when its temperature is 75 degrees Celsius. When the temperature of the liquid becomes 40 degrees Celsius, the rate of heat loss, देखो बेटा कह रहा है लिक्विड है, कंटेनर में भरा गया है, उसका टेम्परेचर क्या है, रूम का टेम्परेचर 25, सराउंडिंग का टेम्परेचर, द लिक्विड एमिट हीट, यानी कि कह रहा है बेटा Q/T जो है वो कितना है 200 जूल पर सेकेंड। हमने क्या पढ़ा है बेटा Q/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, तो 200 बराबर K और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बेटा, when its temperature is 75, तो 75 जब था तो 25, कितना मिला बेटा आपको 50, फिर कह रहे बेटा कितना एनर्जी निकलेगा जब इसका टेम्परेचर 40 हो जाए, तो 40 में से 25 क्या बनेगा 15 मिल गया आपको 15 की, तो E/200 बराबर 15 बेटा K से K कटेगा 15/50, कितना आएगा बेटा 60, कितना आएगा 60 आएगा। इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है बेटा, ये बोनस मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब ब्लैक बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 से 927, द रेशियो ऑफ रेडिएटेड एमिटेड विल बी, रेडिएशन कितना एमिट कर रहा है बेटा उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बेटा T1 कितना है 27 है, यानी कि हो गया 273 मतलब 300,
और T2 कितना होगा बेटा 927 है, मतलब 273 ऐड करोगे तो 1200। हमने क्या पढ़ा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पर पावर 4। तो क्या कह रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ E1, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 300/1200 का होल पे पावर 4। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू 1 अपॉन बेटा 4 का 4 टाइम कितना है 256। 256, अरे 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, ठीक। If the temperature of the sun is double, the rate of energy received on the earth will be increased by, देखो बेटा, E is directly proportional to the fourth of the temperature। तो कह रहा है कि अगर डबल कर दिया गया E इक्वल टू मान लेते हैं T पे पावर 4, E इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 T पे पावर 4, कितने गुना हो गया 16 टाइम हो गया। आगे बढ़िए, अ बॉडी टेक्स 5 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 से 70 टू कूल फ्रॉम 80 से 60, इट विल टेक, देखो बेटा ये वही क्वेश्चन हो गया जो इसके पहले हमने किया था। क्या बॉडी है mc डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 10 का, कितना देर ले लिया 5 मिनट, इक्वल टू मान लो के चेंज इन टेम्परेचर। बट चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, एवरेज टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 40 दिया हुआ है बेटा, इन दोनों को जोड़ो 75 में से 40 दिया कितना मिला 35, 35। वापस से एमसी बेटा 80 से 60 मतलब 20, कितना समय ले रहा है ये पूछ रहा है। अब बताओ 140 में से 2 70, 70 में से 40 गया 30, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा बेटा। तो 10/5 इंटू टी अपॉन 20 इक्वल टू 35/30। 5 7 या 35, 5 6 या 30, तो T इक्वल टू 7 इंटू 100/60 कट गया, ये आ गया बेटा 70/6, 70/6 मिनट, यही ना। तो कितने बार में जाएगा बेटा 11 पॉइंट समथिंग, देखो अरे 6 1 जा 6, एक गया और 6 1 जा 6 वापस से 11 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए, हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट 10 मिनट एंड 42 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 10 मिनट, देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। बेटा सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कराया था, एकदम डिट्टो सेम ही क्वेश्चन है ये। करवाना चाहते हो तो कर लेते हैं। हॉट वाटर कूल्स फ्रॉम 60 टू 50 इन द फर्स्ट 10 मिनट, तो बेटा एम सी डेल्टा टी कितना होगा बेटा 10 का, कितनी देर में 10 मिनट में। बेटा कितना होगा इसका एवरेज 55, तो 55 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट, वापस से MC बेटा 50 से मतलब 60 से 50 हुआ था, अब ये 50 से कितना हुआ 50 से हो गया बेटा 42, तो टेम्परेचर का चेंज कितना आया 8 का, कितनी देर में 10 मिनट में। तो 50 से 42 हो रहा है तो कितना हो गया 92, 92 का मतलब हो गया 46, तो 46 माइनस T नॉट, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 10/10 इंटू 10/8 इक्वल टू 55 माइनस T नॉट अपॉन 46 माइनस T नॉट। 10 से 10 कटा, 2 5 10, 2 चौक 8, 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके T नॉट निकाल लेना बेटा, इतना मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। द टेम्परेचर ऑफ द फिजिकल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड, बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख ही लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करो तो dt इक्वल टू 2π/√G लिख लो बेटा। √L का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2, L पे पावर -1/2, यानी कि आपको मिलेगा
1/2 1/√L dl मिलेगा इतना। ठीक, अब मैं डी की जगह पे डेल्टा सब्सटीट्यूट करता हूं, तो डेल्टा टी इक्वल टू 2π/√g इंटू हाफ डेल्टा एल अपॉन रूट ऑफ एल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2π डेल्टा एल अपॉन रूट जी इंटू 2√L इंटू √g अपॉन 2π√L। अब देखो क्या क्या कट रहा है, √g से √g कटेगा, 2π से 2π कटेगा, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ, देखो ये 2L एक्स्ट्रा मिल रहा है, √L मिलकर के L, नीचे L होगा, ऊपर डेल्टा L अपॉन L, यही मिला ना, हाफ डेल्टा L अपॉन L, और डेल्टा टी तो छूट ही गया आपका। ठीक है, ओके, ये मिला आपको। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आप हमने पढ़ा हुआ है ना क्या, अल्फा के टर्म में दिया हुआ है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर के सेंस में थीटा लिख दो, तो डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू कितना मिला, अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा एल की जगह पे अल्फा डेल्टा टी, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, द चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा टी पूछ रहा है, तो डेल्टा टी बराबर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, मैंने इसको कर दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। A steel rod of diameter 1 centimeter is clamped firmly at each end when its temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। बेटा देखो स्टील का क्लैंप था, ऐसा करके क्लैंप कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे, so that it cannot contract on cooling, the tension in the rod at 0 डिग्री सेल्सियस approximately। टेंशन पूछ रहा है बेटा, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसको ठंडा करेंगे तो ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा तो वही टेंशन प्रोड्यूस होगा, वही पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो आप डेल्टा एल की वैल्यू निकालो बेटा, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी। A steel rod of diameter 1 centimeter is clamped firmly at each end। ठीक है बेटा, ओके, तो ये मिला बेटा आपको चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एल को इधर भेज दो, तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी मिला आपको, तो डेल्टा एल अपॉन एल, अल्फा कितना है 10⁻⁻⁵ से, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, 25 से 0 पे लेके जा रहा है, यानी कि 25 का हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यंग्स मॉडुलस इक्वल टू बताऊं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू बताओ मुझे, तो गामा इंटू स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू एफ अपॉन ए, यही तो टेंशन है, एफ इक्वल टू क्या मिला, गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल, यही वैल्यू सारे रख दो यहां पे इसके जगह पे, डेल्टा एल अपॉन एल की जगह पे क्या रखेंगे, एफ अपॉन गामा ए, तो एफ अपॉन गामा ए इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻⁵, तो फोर्स इक्वल टू क्या मिला बेटा, 25 इंटू 10⁻⁻⁵, इंटू गामा की वैल्यू दिया बेटा 2 इंटू 10⁻11, इंटू एरिया कितना दिया हुआ है बेटा, डायमीटर दिया बेटा 1 सेंटीमीटर, बहुत मेहनत कराएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻², ये हो गया मीटर, इसका स्क्वायर इंटू पाई मतलब 3.14, तो पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने बेटा। ये पूरा डाटा आप कैलकुलेट कर लेना, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है बेटा, ये लगभग 3900 के आसपास आ रहा था। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। इन अ स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर एट द एंड ए एंड बी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड, बेटा ऐसा ही क्वेश्चन मैंने किया था अभी कुछ देर पहले, 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग रॉड है,
यहां पर 100 है, यहां पे कितना है बेटा 0 है। 20 सेंटीमीटर में टेम्परेचर चेंज कितना आया 100। 1 सेंटीमीटर में कितना आया बेटा 100/20 कितना आया 5 का 5 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। यानी कि यहां से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे ना तो 100 से 95 टेम्परेचर हो जाएगा। पूछ कहा रहा है 9 सेंटीमीटर पे 9 से मल्टीप्लाई करो यानी कि टोटल चेंज कितना आएगा 45 डिग्री सेल्सियस का चेंज आएगा। मतलब 100 से 9 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो टेम्परेचर 45 कम हो जाएगा। और 45 कम मतलब 100 में से 55 सॉरी 55 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़िए। द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉज मोर सीवियर बर्न। ठीक है, अच्छी बात है। द स्टीम हैज अ ग्रेटर लेटेंट हीट। सही है बेटा, ऑप्शन ए और सही है। स्टीम से जलना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक, चलिए। A body that is good radiator is also a good absorber। असर्शन एकदम करेक्ट है बेटा। किरचॉफ्स लॉ में कहा गया था इस बात को। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू इट्स एमिसिव। बेटा दोनों सही है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है इसका। चलिए, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लिसरीन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम से गामा की वैल्यू देखा बेटा 5 × 10⁻⁴। द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू बेटा रो डैश इक्वल टू रो, यानी कि रो डैश इक्वल टू रो 1 - गामा डेल्टा टी। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा फ्रैक्शनल चेंज, यानी कि डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू पूछ रहा है। तो लिखेंगे क्या 1 - गामा की वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁴। और टेम्परेचर चेंज कितना है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस का। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक, 50 को 200 करोगे बेटा कितना आ जाएगा आपके पास 50 चौक 200 और यानी कि 2 × 10 0.02 1 में से गया कितना आएगा। गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 का चेंज हो रहा है 40 और 5 40 और 5। हाँ ठीक तो है यार, ये 200 हो गया 2 0 चला गया बेटा। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, सही है। ठीक, यही वाला फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर अल्फा। देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्या, कि अगर लेंथ ऑफ ब्रास एंड लेंथ सेम हो दो रॉड्स का और उनका जो चेंज है डेल्टा एल है मेंटेन सेम एट सेम टेम्परेचर, हमेशा सेम टेम्परेचर पे मेंटेन है, तो अल्फा 1 L1 बराबर हो जाता है अल्फा 2 L2 के। ये क्वेश्चन मैंने पिछले शायद वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, अगर आपने देखा होगा तो होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आया बेटा। 45 के सॉल्यूशंस हो चुके हैं, अपना ध्यान रखिएगा और रात बहुत ज्यादा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। ठीक, बाय।